जय हिंद फ्रेंड्स, भारत समाचार के इस शो अवधनामा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। टैगलाइन से ही शुरू करेंगे। पढ़ो क्योंकि सीखना है, सीखो क्योंकि समझना है, समझो क्योंकि उन्नति करना है। इस देश की शिक्षा प्रणाली जो मैकाले से शुरू हुई, मैकाले से, शिक्षा व्यक्ति को भगवान बना दे। इस देश का बच्चा चपरासी बनने के लिए परेशान है। एमएससी, पीएचडी, सर इन डिग्रियों की महत्व है सर। एमएससी, वो चपरासी बनने के लिए परेशान है, क्लर्क बनने के लिए परेशान है। एक ज्ञान बुद्ध का है कि अजात शत्रु आके पैर छू रहा है। एक ज्ञान डॉक्टर अंबेडकर का है कि इतनी इज्जत मिल रही है समाज में, शिक्षा। और एक ज्ञान हमारे आज के युवाओं का है, एमएससी। नाम सुनकर डर लगता है, एमएससी। वो चपरासी बनने के लिए परेशान है। यह सोच का विषय नहीं है। चिंतनीय विषय है ये कि ऐसा क्या गड़बड़ हो गया है शिक्षा में। 70% नशे पर आ चुका है। 70%, 70 किसी ना किसी रूप में नशा कर रहा है। 70 से 80% डिप्रेशन का शिकार है 22 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में। यह सब चिंता का विषय नहीं है। युवाओं का देश भारत, और वहां का युवा डिप्रेशन का शिकार, नशे का शिकार, स्वप्न विहीन, सरेंडर, चरणों पे पड़ा हुआ। यह चिंतनीय विषय है, यह सोच का विषय। और इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका रही वो शिक्षा की। देश की शिक्षा नीति, बचपन से एक बात, नौकरी करना है, नौकरी करना है, नौकरी नहीं करोगे शादी नहीं होगी। शिक्षा, नौकरी, शादी, पर 3 चीज में पूरा जीवन समट गया। 3 चीज में। इस देश के 95% युवाओं का जीवन सिर्फ 3 चीज में समट गया। बचपन से एक चीज शिक्षा पढ़ लो, और फिर दूसरी चीज प्रहार जवानी में एंटर करते कि नौकरी कर लो, किसी भी तरह से कहीं भी कर लो, और तीसरा विवाह। बस खत्म, बस खत्म। फिर वो उसके बच्चे, फिर वो उसको टॉर्चर करेगा, अपने बच्चे को। और ये दुष्चक्र चल रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि शिक्षा ने मन को जिंदा करने के बजाय उसको तोता बना दिया। इतनी पावरफुल चीज, इतनी शक्तिशाली चीज, इतनी कीमती चीज, और मैं इस देश के युवाओं से अपील करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ूंगा कि तुम टेंशन मत लो। यह देश आश्रमों का देश है। चारों तरफ संत महात्मा बैठे हैं। 50 नोटों में अगर एक नकली निकल गई तो क्या 49 फाड़ दोगे? 50 नोट रखी है 2000 की, एक नकली निकल गई तो बाकी 49 फाड़ दोगे? नहीं। जाओ किसी आश्रम में 10 दिन रहो, विपासना कर लो, किसी भी आश्रम में चले आओ, सदगुरु को पकड़ लो, पंडित रविशंकर को पकड़ लो, मां निर्मला देवी को पकड़ लो, आशुतोष महाराज जी को पकड़, किसी को पकड़ लो। इनके बहकावे मत आओ कि ये संत महात्मा बाबा, नहीं, पकड़ो किसी को, एक गुरु को पकड़ो। गुरु मिले मुक्ति होए।
तो हम किसकी कहानी पे सुन रहे थे? मोहम्मद बिन तुगलक की। टोकन करेंसी का प्रयोग असफल चला गया, राजधानी परिवर्तन का प्रयोग असफल चला गया। तीसरा प्रयोग नहीं है, तीसरा प्रयोग नहीं है, बेवकूफी। मध्य एशिया पे कब्जा। हम क्यों जाएंगे मध्य एशिया? हम क्यों जाएंगे मध्य एशिया? हम क्या जरूरत है हमें मध्य एशिया जाने की? भारत की विदेश नीति का सिद्धांत क्या है? लिव एंड लेट लिव। हमारे पड़ोसी हमारी समृद्धि का द्वार हैं, थे और हैं। उत्तर पश्चिम से हमारा सामान निकलेगा, कहां पहुंचेगा? सिल्क रूट, ईरान पहुंचेगा, ईरान से पश्चिम एशिया पहुंचेगा, पश्चिम एशिया से यूरोप पहुंचेगा, चीन से रेशम आएगा इंडो चाइना होते हुए भारत, दक्षिण पश्चिम पूर्वी एशिया से सामान आएगा लंका, लंका से भारत। ये हमारे पड़ोसी समृद्धि का द्वार है। और फिर यहां टरेन खराब है, हम इनसे दोस्ती बना के रखेंगे, हम इनसे रिश्ता बना के रखें। हम क्यों लड़ेंगे इनसे? चंद्रगुप्त मौर्य पागल है? सेल्यूकस निकेटर से दोस्ती कर ली उसने कि ठीक है बॉस तुम उधर बैठो, हमें नहीं चाहिए, हमें वैज्ञानिक सीमा दे दो, काबुल, गजनी, गंधार और हेरात, बस। भाई सेल्यूकस को हराने के बाद वो जाता ईरान पर, वो भी कब्जा कर लेता, सीरिया पे कब्जा कर लेता। जरूरत ही क्या है? उस टफ टरेन में घुसने की जरूरत ही क्या है? वहां दोस्ती करने की जरूरत है। बिंदुसार की दोस्ती है एंटियोकस वन से, सीरिया का राजा। बिंदुसार की दोस्ती है फिलाडेल्फिस, टॉलमी फिलाडेल्फिस में इजिप्ट का राजा, दोस्ती है। समुद्रगुप्त श्रीलंका के राजा को परमिशन दे रहा है कि जा भाई बना ले विहार नालंदा में। हमें अपने पड़ोसियों से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, हमें मध्य एशिया पे कब्जा करने की कोई जरूरत नहीं, जरूरत ही नहीं है। ईरान का जो राजा था अबू जैद, छोटा सा बच्चा था। ट्रांसोक्सेनिया का एक राजा था तर्माशरीन, मंगोल राजा, उसने इसको समझाया कि भाईजान ये ईरान का राजा बच्चा, इन्फेंट, हम तुम और टर्की का राजा तीनों मिलकर ईरान को के राजा को खत्म कर देते हैं और फिर मध्य एशिया में आपका दबदबा। गए तो आप लोग यहीं से हैं ना। ऐसा लगता है कि शायद जरूरत तो थी नहीं, शायद जैसे आप कहीं भी नौकरी करो, कहीं भी काम करो, कहीं भी बिजनेस करो, लेकिन आपका जो वतन है जहां आप पैदा हुए हो, पंजाब, यूपी, बिहार, बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं। पंजाब की 40% जनता कनाडा रहती है, यूएस रहती है, इंग्लैंड रहती है, लेकिन 50-50 बीघे में मकान बनवा रखा है। पानी की टंकी हवाई जहाज के मॉडल की बनवा रखी है। अंदर एक ट्रैक्टर खड़ा है, बाहर बुलेट खड़ी है, उसमें महाकाल लिखा है। क्यों? क्योंकि शक्ति कमाई, पैसा कमाया, समृद्धि कमाई और पड़ोसी को नहीं पता चला तो जीवन में मजा ही नहीं है। उपलब्धि का मजा क्या है कि रिश्तेदार, पड़ोसी और मित्र उसको देखें। जीवन का दो ही मजा है, शोषित होना जब तुम कमजोर हो और शोषण करना जब तुम शक्ति में हो। और कोई मजा थोड़ी है, और सब बेकार के मजे हैं। शोषित होना, तुम कमजोर हो, हर आदमी तुम्हें राय देगा, ज्ञान देगा, फिलॉसफी बताएगा, तरीका बताएगा, शर्ट ऐसे, टाई ऐसे, मजा लीजिए उसका। आप क्या करते हैं? दुखी होते हैं। शोषित होने का मजा है, बस पता होना चाहिए, पर पता होना चाहिए। शोषित होने का अपना एक मजा है कि बेटा टाइम चल रहा है तुम्हारा, कोई बात नहीं।
तुम आईएएस की तैयारी कर रहे हो और आके लोग तुमसे कह रहे हैं अरे नहीं होता आईएएस में, तुम्हारा तो नहीं होगा, तुम बहुत नहीं पढ़ पाते हो, तुम नहीं हो पाएगा। और तुमने कहा कि भैया हम आईएएस बनने के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं, हमारी क्लास की लड़की आई है कोचिंग करने, उसी चक्कर में हम थोड़ी आईएएस बनने आए। उसको खुशी होगी कि मिटे हो बेटा तुम, और जब आईएएस बन जाओ वो भागता हुआ आदमी आएगा जिसने तुमको डिमोरलाइज किया था, फिर उससे कहो कि तुम्हारी शक्ल जो है ना ये कुत्ते की तरह है, पिटबुल की तरह। कहेगा हाँ भैया, अम्मा भी ऐसे कहती। इसी को पंडित रविशंकर कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग। जीना एक कला है। ये इतिहास कहता है अभागा शासक। मैं तो कुछ नहीं कहता, लेकिन मैंने इस आदमी से सीख बहुत ली। इस आदमी से मैंने बहुत कुछ सीखा। कोई तुम्हें कुछ भी समझा देगा, कुछ भी, और तुम मान लोगे। राजा हो तुम, भारतीय उपमहाद्वीप के राजा हो। तुमको विद्वानों को बुलाना चाहिए, बात करना चाहिए। जलवा दिखाने के लिए पैदा हुए हो। राजा घड़ी पहन के इसे भाषण देते हैं, इसे इसे करेगा कि ये देखो ये लुई मुजेटो की घड़ी पहने 25 करोड़ की। राजा के अंदर अगर दिखाने का शौक है तो अभी तुम राजा मन से बन नहीं पाए। तो तर्मा शरीर ने इसको समझाया कि हम, तुम और टर्की, ईरान खत्म, आपस में बांट लेंगे और मध्य एशिया में तुम्हारा दबदबा। अब इसने क्या किया, इस मध्य एशियाई सपने के लिए इसके पास एक स्थायी सेना थी, एक स्थायी सेना पहले से थी। इसने एक नई सेना का निर्माण किया, उसका नाम रखा खुरासनी सेना। मतलब आप समझो किसी के पास 3-4 लाख की सेना पहले से है, एक नई सेना खुरासनी 4,75,000 के आसपास की सेना बनाई इसने। उस सेना के सैनिकों को 2 साल की सैलरी एडवांस। सुनते जाओ, आप इसका दिमाग देखो। पहले तो तुम्हें वहां जाना ही नहीं है, लेकिन अगर जाना है, लड़ना है, तो उसकी अलग से तुम सेना बना रहे हो 4,75,000 की, उसको 2 साल की सैलरी एडवांस दे रहे हो। अब सुनना, अब ध्यान से सुनना, बड़ी मजेदार घटना, बड़ी मजेदार। सुनना और सुन के हंसना मत। एक डायरी में लिख लेना। इसकी बेवकूफियों को तुम अपना गुरु बना लो। स्थायी सेना के अतिरिक्त खुरासनी सेना, 2 साल का एडवांस, विशेष सुविधाएं, छूट। और हिंदुस्तान में तो जैसे नौकरी लगती वैसे शादी होती। बहुत लोगों की शादी हो गई, दहेज आ गया, किसी को बुलेट मिली, किसी को अल्टो मिली, किसी को स्विफ्ट मिला, और टीवी और सोफा और फलाना। इससे पहले कि ये खुरासान पे हमला करे, ईरान में सत्ता परिवर्तन हो गया। और दूसरी तरफ तर्मा शरीन के भाई ने 2-3 चाटा मार के कि बेवकूफ, उल्टी सीधी राय खुद रखते हो, बगल पड़ोसी को भी देते हो, उसको भी उतार के बाहर कर दिया। इसका पूरा मध्य एशियाई प्लान ही कोलैप्स कर गया। शादी तय नहीं हुई है, कहीं बात नहीं चल रही है, जोड़ा जामा खरीद लाए, शेरवानी ले आए, घोड़ा बुक करा लिए, बैंड बाजा लगा लिए, टेंट का पैसा दे आए। बोले लड़की शादी तय हुई? बोले अब कभी होगी तब देखा जाएगा। ये बुद्धि देखो इसकी। सोचना शुरू करो, आगे बढ़ो। इस प्रोग्राम का मैं अपने बहुत सारे मित्रों को धन्यवाद देना चाहता हूं। बड़ा मैसेज उन्होंने पर्सनली भेजा, हमारे चैनल को भेजा, भारत समाचार को भेजा, मुझे पर्सनली बहुत सारा मैसेज भेजा। बिहार से हमारे कई मित्रों ने भेजा, बंगाल से मैसेज भेजा, सबसे बड़ी बात कर्नाटका से मैसेज आया कि सर हम नौकरी करते हैं और हमने तो कभी सोचा नहीं था कि हम तैयारी करेंगे, लेकिन आपके शो ने एकदम हमें सोचने की क्षमता दी, कैलकुलेट करने की दी, प्लान बनाने की दी। मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूं, उन सबके प्रति सबको धन्यवाद बोल रहा हूं। शो का उद्देश्य ही यही है। स्थायी सेना के बावजूद अतिरिक्त सेना,
2 साल की सैलरी एडवांस, मध्य एशिया में परिस्थिति परिवर्तन। अब इसने क्या किया, सुनने वाली बात है, बहुत मजेदार बात। एकदम कंसंट्रेट, सांस रोक लो, नाभि पे एकदम सांस रहनी चाहिए, चुपचाप बैठे रहो। ये जो इसने बनाई थी ना खुरासनी सेना, उसको भंग कर दिया, डिसबैंड। मोहम्मद बिन तुगलक सिंहासन पर बैठा हुआ एक ऐसा मन जो विरोधाभास का शिकार है, डुअलिज्म, द्वंद्व। पहली बात। दूसरी बात, अच्छे सलाहकारों के आसपास नहीं है। मैं आपसे बार बार इस बात को कहता हूं, बुजुर्गों का सम्मान करिए, शिक्षकों को सम्मान करिए, मां बाप का सम्मान करिए। क्यों? अनुभव के धनी। दुनिया में जो सबसे ज्यादा कीमत है वो अनुभव की है, अनुभव की। कोरोना आया, किसने बचाया कोरोना से लोगों को? इस देश के वैद्यों का अनुभव। वही किचन के मसाले, हल्दी, अदरक, सौंठ, जब कोई दवाई काम नहीं कर रही थी तो वही पुराना अनुभव, काढ़ा, का और का, कोरोना और काढ़ा। का को का ने ही काटा। अनुभव की बहुत कीमत है। अनुभव इतनी कीमती चीज है, इतनी कि अगर आप चाहते हैं कि मैं अनुभव लूं तो आपकी पूरी जिंदगी एक एक्सपेरिमेंट हो जाएगी। इसलिए समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरे के अनुभवों से सीख लेता है। खुरासनी सेना भंग, 4,75,000 नौजवान बेरोजगार। आंख बंद कर लो। आप बस सोचो कि तुझे क्या जरूरत थी मध्य एशिया का प्लान बनाने की? तुझे जरूरत ही नहीं थी। मान ले तुझने बना ही लिया था तो अलग से सेना बनाने की क्या जरूरत थी? आप इसकी गलतियां देखो। एक ऐसा प्लान जिसको बनाना ही नहीं था, फिर उस प्लान को पूरा करने के लिए इतना व्यय, फिर सेना का डिसबैंडमेंट, 4,75,000 यूथ बेरोजगार, जिनको 2 साल की सैलरी एडवांस मिली थी, वो बेरोजगार। कौन? सेना के जवान। सांकेतिक मुद्रा, टोकन करेंसी, राजधानी परिवर्तन और सेंट्रल एशियन एम्बिशन। खजाना खाली, खजाना खाली। और जनता और अधिकारियों को संदेश कि ना ना भैया, ये पागल है, भैया पागल है। ये व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। आईएएस की तैयारी करनी है, उस पर होमवर्क करो पहले। कितने घंटे पढ़ना है पर डे? आईएएस की तैयारी करने वाले को मिनिमम 8 घंटे पर डे पढ़ना है। जो अवतार होते हैं वो 18 घंटा पढ़ते हैं, कुछ अवतार भी होते हैं। लेकिन अब यहीं पे एक बड़ी मजेदार बात सुन लीजिए। पढ़ना 8 घंटे, पढ़ना 8 घंटे, लेकिन पढ़ाई के माहौल में रहना है 24 घंटे। यह बहुत समझने वाली बात है। आपने क्लास में एक टॉपिक पढ़ा, बैंकिंग, 3 घंटा आपको टीचर ने पढ़ाया। अब बाहर निकले, तो जब बाहर निकले तो मेन प्रक्रिया शुरू हुई, हजम करने की प्रक्रिया। ये पेट और ये पेट, ये भी हजम करता, ये भी हजम करता। अब आप बाहर निकले और आपके दोस्त ने कहानी छेड़ दी कि बड़ी वाली बुआ पापा झगड़ा कर रही हो, ऐसा हो रहा हो, मकान में हिस्सा मांग रही हैं। अब आप भी उसमें भागीदार बने हुए हैं। ये गलत बात है यार, हमारी होती तो हम पता नहीं क्या करते। गए आप, खत्म, सब वॉश आउट, फिनिश।
4 घंटा पढ़ने के बाद 4 घंटा पढ़ने के बाद मन यहां दर्द होने लगता है। सुन लीजिए, बहुत कीमती चीज बता रहा हूं जिससे आज 80% युवा ग्रसित है। 4 घंटा पढ़ने के बाद यहां दर्द होने लगता है। अब वो दर्द खत्म कैसे होगा? सबसे उसका अच्छा तरीका है भस्त्रिका। बड़ी प्यारी चीज भस्त्रिका। सुबह करिए 2 मिनट, शाम को करिए 2 मिनट। 50-50 मिनट नहीं करना है। नहीं पता लगा कोई नस वस इधर उधर घूम गई, उल्टा टहल रहे हैं सड़क पर, ऐसे उल्टा उल्टा चल रहे हैं, क्राउन व्राउन लगा के, तलवार लगा के कि भैया हम सिकंदर हैं, यही सब होगा। 2 मिनट। 4 घंटा जब पढ़ोगे तो यहां दर्द होगा यहां, और बार बार उठकर चाय पीने नहीं जाना है। यह मन की साजिश है कि अरे 20 मिनट पढ़ लिए, थोड़ा मन फ्रेश कर ले। वहां लोग गार्डन में बैठे गर्लफ्रेंड के साथ सुबह 8 AM से लेकर रात 8 AM, वो तो मन फ्रेश करने नहीं जाते। 12 घंटा बैठे हैं, लड़की गोद में लेटे हैं, बाल घुमाए जा रहे हैं ऐसे ऐसे। 12-12 घंटा। उनसे कह लो भैया चाय पी लो, हटिए यहां से। पढ़ाई में ही बस मन फ्रेश करना होता है। हाँ बिल्कुल, मन फ्रेश करना चाहिए, एकदम करना चाहिए, लेकिन कम से कम 2 घंटे बाद। एक सिटिंग 2 घंटे की मिनिमम होनी चाहिए। अमन भारी हो गया, आपने बड़ा सारा सिद्धांत अंदर भर लिया, अब ये भारी हो गया, अब आप लेट जाइए, नैप लीजिए। बिस्तर में मत लेटिए, सो जाएंगे 6 घंटे के लिए। वहीं वहीं सर नीचे रख के मेज पे नैप लीजिए, नैप। भस्त्रिका करिए, योग निद्रा करिए। स्वामी निर्जनानंद मुंगेर। आप ये सब तो करेंगे नहीं। अब दर्द हो रहा है, अब आपको एहसास है कि दर्द हो रहा है, आपने फोन मिला दिया बड़े वाले मामा को, गेहूं कटेगा मामा। अच्छा, छोटके मामा बदतमीजी, अरे बहुत बदमाश है वो। हाँ सही कहा तो। अच्छा, मम्मी पूछत रही, और 2 घंटा आपने उनसे बात कर लिया, तो जो आपने पढ़ा था वो बह गया सब। वो जो बह गया उससे आपको सुकून मिलता है। मत करिए इसको। कुछ बनने से पहले कुछ बनना पड़ता है। लिख लीजिएगा, ये न्यूटन का चौथा नियम है। कुछ बनने से पहले कुछ बनना पड़ता है। सिद्धार्थ और बुद्ध के बीच में भी एक कड़ी है, सन्यासी। सिद्धार्थ क्या बना? सन्यासी। सन्यासी के बाद वो बुद्ध बना। कुछ बनने से पहले कुछ बनना पड़ता है। बुद्ध बनने से पहले वो क्या बने? सन्यासी। तो आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट आईएएस बनना चाहता है, तो स्टूडेंट और आईएएस के बीच की कड़ी क्या है? सन्यासी। यही मिसिंग है आपकी जिंदगी में। डिसिप्लिन मिसिंग है, तपस्या मिसिंग है, साहस मिसिंग है। कोई भी डरा दे रहा, कोई भी डरा दे रहा है। मोहम्मद बिन तुगलक। सीखो इससे, द्वंद्व का शिकार नहीं होना है। तिजोरी खाली, खजाना खाली, 3 प्रयोग, खजाना खाली। अब इसने एक चौथा काम किया, वो भी काम बड़ा शानदार है। कृषि में प्रयोग, एक्सपेरिमेंट इन एग्रीकल्चर। एक नए डिपार्टमेंट की स्थापना की, दीवाने आमिर कोही। क्या बात है, एक नया डिपार्टमेंट बनाया, दीवाने आमिर कोही। कृषि विभाग डिपार्टमेंट बनाया, 3 करोड़ के आसपास फंड दिया। कृषि अनुसंधान केंद्र मेडिवल इंडिया में, क्या सोच है। कृषि अनुसंधान केंद्र, 3 करोड़ फंड। कहा मिक्स्ड फार्मिंग के बारे में करो यार, कुछ एग्रीकल्चर में कुछ नया डेवलपमेंट करो, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, तो मेन पैसा कहां से निकला? कृषि से। तो रोटेशन ऑफ क्रॉप्स,
मिक्स्ड क्रॉप्स, बोला इस पे एक्सपेरिमेंट करो यार, और 2 साल का समय दिया, कहा रिजल्ट चाहिए। अब 2 साल में कहां रिजल्ट मिलेगा कृषि के क्षेत्र में? एक तो 2 साल कम समय, और दूसरी बात ब्यूरोक्रेसी। अच्छी चीज है, पर ब्यूरोक्रेसी अच्छे ढंग से काम करती है अच्छे राजा के अंतर्गत। 2 साल बाद इसको रिपोर्ट मिली कि कुछ हो ही नहीं पा रहा है, कुछ नई चीज निकल ही नहीं रही। इसने कहा बंद कर दो डिपार्टमेंट, बंद डिपार्टमेंट, बंद। इंपेशेंस का शिकार, इंपेशेंस, अधैर्य। सबसे कीमती चीज इंसान के जीवन में है धैर्य। इस्लाम, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, सब आज के इंसान की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? इंपेशेंस। अभी करना है, अभी। लड़के आते हैं दिल्ली, सर 3 कोचिंग एक साथ, जीएस, ऑप्शनल, सीसेट, 9 घंटे क्लास में बैठे, 2 घंटे आना जाना, 11। कहते सर पढ़ाई नहीं हो रही है। हाँ, पढ़ाई होगी, पढ़ाई होगी। तुम ऐसा करो, सपने में भी पढ़ा करो। वो जो 6 घंटे सोते हो, 7 घंटे, अरे पागल हो जाओगे। कोचिंग करने जाओ, एक क्लास ज्वाइन करो, 3 घंटे की क्लास, क्योंकि वो 3 घंटे की क्लास, फिर उस 3 घंटे को घर पहुंच के हजम, फिर न्यूज़पेपर, 3 6 2 8 घंटे का मटेरियल यहां सेव करना है, यहां रखना है। डिपार्टमेंट फेल हो गया, डिपार्टमेंट अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाया, बंद कर दिया इसने, बंद कर दिया। पैसा तो चाहिए ही था, पैसा चाहिए तो इसने कृषि दोआब में कर बढ़ा दिया, और जैसे ही इसने दोआब में कर बढ़ाया, अकाल पड़ गया। दोआब मतलब गंगा यमुना का जो क्षेत्र है, अकाल पड़ गया। अकाल पड़ गया तो भाई लोगों ने कहा भैया हम तो टैक्स, बढ़ा हुआ टैक्स नहीं दे पाएंगे। इसने कहा जबरदस्ती लो, सबसे जो नहीं दे रहा मार के लो। जनता ने विद्रोह कर दिया कि अजीब राजा हो यार तुम, एक तो सारी बदतमीजी तुम किए, पैसा तुम लुटाए, बेवकूफी तुम किए, उसका चार्ज हम दें, और भैया अकाल पड़ा हुआ है, नहीं है पैसा। जनता ने विद्रोह कर दिया। जब जनता ने विद्रोह कर दिया, तब इसको लगा कि यार ये तो गलती हो गई। इसने जितने ऑर्डर पास किए थे, कहा छोड़ दो, जाने दो, मत लो पैसा। लोन देने लगा लोगों को, रोसोंधर लोन। देखो इसका दिमाग। कर बढ़ाया, लोगों ने कहा भैया नहीं दे पाएंगे, अकाल पड़ा है, सेना लगा दी कि जबरदस्ती लेकर आओ। जब लोगों ने विद्रोह किया कि नहीं दे पाएंगे, लड़ेंगे हम, तब कह रहा लोन ले लो हमसे। अब देखो, जनता भी नाराज, अधिकारी और मंत्री भी नाराज। राजा को बचना चाहिए इन चीजों से। राजा के 2 ही पिलर हैं, एक जनता, एक अधिकारी और मंत्री, और दोनों अगर नाराज हो गए तो राजा खत्म। अब जनता और अधिकारी और मंत्री सबको क्लियर है कि पागल है। अरे आदमी एक गलती करता है, 2 करता है, तुम गलती पे गलती करोगे। और इसी बीच दक्षिण में विद्रोह हो गया, क्योंकि जनता भी नाराज, अधिकारी और मंत्री भी नाराज। दक्षिण में सागर के गवर्नर ने विद्रोह कर दिया, अली गुर साहब। इसने सेना भेजी विद्रोह को दबाने के लिए। जिस सेना को इसने भेजा, वो सेना विद्रोहियों से मिल गई। अभी आ गया क्रोध में, आवेश में, गुस्से में, बाली की तरह, बाली की तरह, कि अभी मार के भगाया सुग्रीव को, फिर आ गया। और गुस्से में इसने खुद आर्मी लेके कूच किया साउथ की तरफ कि मैं पनिश करूंगा। और जैसे देवगिरी पहुंचा,
प्लेग फैल गया इसकी सेना में, आधी सेना खत्म। इसको खुद हो गया था प्लेग, किसी तरह जान बचा के भाग के आया। आंख बंद करके सोचो, जनता नाराज, अधिकारी मंत्री नाराज और आधी सेना खत्म। और यह संदेश था विभिन्न प्रांतीय गवर्नरों को कि राजा की औकात खत्म हो चुकी है। यही समय है राजा के खिलाफ विद्रोह करने का। और फिर विद्रोह शुरू हुआ चारों तरफ। बंगाल में विद्रोह, मालवा में विद्रोह, गुजरात में, चारों तरफ विद्रोह। ये एक दबाता था, दूसरा विद्रोह, दूसरा, तीसरा विद्रोह, चारों तरफ विद्रोह। इसकी हालत बैडमिंटन के शटलकॉक की तरह हो गई। चारों तरफ विद्रोह, चारों तरफ, हर तरफ विद्रोह। 1351 में यह सिंध में विद्रोह दबा रहा था। किसका? तारदी का। तागी नाम था, तागी, TAGHI, तागी। तागी के विद्रोह के दमन करने सिंध पहुंचा और वहीं 1351 में इसकी मृत्यु हो गई। प्रजा को सुल्तान से छुटकारा मिल गया और सुल्तान को प्रजा से। ये प्लान बनाओ, प्रायोरिटी बनाओ, सलाह करो, जिन पर तुम्हें भरोसा उनकी बात सुनो। सबकी नहीं, वो कुछ खास लोग। हमारे बाबूजी हैं इलाहाबाद में, श्रीकांत यादव जी, सूफी हैं, संत। हम कुछ करते हैं तो हम जाके उनसे पूछते हैं, राय लेते हैं। और हम ही नहीं लेते, हमारे जैसे 100 युवा उनसे जुड़े हुए हैं। सिर्फ राजा बन जाना बड़ी बात नहीं है। देखो कि वो राजा बन जाए, किसी तरह IAS बन जाए। हाँ, एक अच्छा व्यक्तित्व, एक अच्छा व्यक्तित्व, जिसको लोग आदर्श माने, आप जैसा बनने की कोशिश करें। सांकेतिक मुद्रा, टोकन करेंसी, राजधानी परिवर्तन, सेंट्रल एशियन एम्बिशन, दुआब में कर, ये तो बेचारा भारत में कहावतों में यूज होने लगा, मुहावरा बन गया कि राजा हुए तो क्या, मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलकी फरमान, यह शब्द एक संज्ञा सूचक शब्द बन गया है, तुगलकी फरमान। और 1351 में इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। भारत के इतिहास में कुछ अच्छे भी काम किए, ऐसा नहीं था कि इसने सारे काम इसके, बुरा तो इसने किया नहीं। ये बुरा आदमी नहीं है, इसको बुरे आदमी, अभागा शासक इसको कहा गया, अभागा। ये आदमी बुरा नहीं है, इसकी आदतें बुरी हैं। ये सोच नहीं पा रहा है कि पॉलिसी को इंप्लीमेंट कैसे करना है। विचार तो उसके मन में बड़े बड़े आ रहे हैं, समय से पहले के भी विचार आ रहे हैं, लेकिन उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है। तो दिल्ली सल्तनत के इतिहास में 2 आदमी बहुत महत्वपूर्ण हैं। अलाउद्दीन खिलजी, समझदारी का उच्चतम शिखर, उच्चतम। समझदार लोगों को साथ रखना, ये समझदारी ही तो है। उसका साम्राज्यवाद, उसकी बाजार नीति। अनपढ़ है, मौलानाओं ने कहा इससे बात करना बेकार है, अनपढ़, इसके मुंह लगना बेकार। 1 साल उसने जमकर अध्ययन किया और उसके बारे में कहा जाता है कि जब उसने अध्ययन किया उसके बाद वो अच्छे अच्छे विषयों पर चर्चा करता था।
ये सीखने वाली बात है, ये दुश्मनी करने वाली बात नहीं है। हमारे देश में तो एक बड़ा वर्ग है जो राजाओं को भी हिंदू मुसलमान के रूप में देखता है। हमारे प्रदेश के सीएम हैं योगी जी, सख्त हैं, स्ट्रिक्ट कदम लेते हैं, सबके खिलाफ लेते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जिस जाति का हो। जब वो सख्त कदम लेते हैं तो सबके खिलाफ लेते हैं। लेकिन अगर मुसलमानों के खिलाफ ले लिया तो पर्सपेक्टिव बदल जाता है। ऐसा अलाउद्दीन खिलजी जब सख्त कदम ले रहा है तो बहुत सारे लोग पर्सपेक्टिव बदल के देखते हैं कि मुसलमान राजा हिंदुओं को परेशान कर रहा है। हाँ, मध्य एशियाई शासक अपने साथ मध्य एशियाई रीति भी लाए। मध्य एशिया की रीति क्या है? बर्बरता। इतना खौफ पैदा करा दो कि कोई बगावत की सोचे ही ना। रणथंभौर का उदाहरण उठाकर देखिए, अलाउद्दीन खिलजी का। बर्बरता, राजपूताना में बर्बरता। यह मध्य एशियाई रीति है, यह मुसलमानों की रीति नहीं है, यह मध्य एशियाई रीति है। पठार का इलाका, मरुस्थल का इलाका, मध्य एशिया, वेस्ट एशिया, वहां पे है चंगेज खान जो आदमी के स्कल का मीनार बना रहा, वहीं पे है तैमूरलेम। भारत की नीति क्या है? जियो और जीने दो। मध्य एशिया और पश्चिम एशिया की नीति क्या है? मरो या मार डालो। यह मध्य एशियाई नीति है, बर्बरता। भारत में युद्ध होगा पुरुषों के बीच, स्त्री का अपमान नहीं होगा, बच्चे नहीं मारे जाएंगे, साधु सन्यासी नहीं मारे जाएंगे। इसलिए तो आज तक दुर्योधन के प्रति कोई भावुक नहीं होता, कोई नहीं होता, क्योंकि वो द्रौपदी को भरी सभा में निर्वस्त्र करने का प्रयास कर रहा है, इसलिए उसके प्रति कोई भावुक नहीं होता ही नहीं। भारत का संस्कार अलग है, भारत की नीति अलग है, भारत की रीति अलग है। ये सब पढ़ना है, सीखने के लिए, लड़ने के लिए नहीं। और मैं आपसे बार बार कहता हूं कि इतिहास की दो व्याख्या है, एक शाही वर्ग की व्याख्या, एक आम आदमी की व्याख्या। शाही वर्ग की व्याख्या में ये सब शासक हैं, इनसे सीखना है। आम आदमी की व्याख्या में ये मुसलमान है, क्योंकि लड़ना है। मोहम्मद बिन तुगलक अभागा शासक, 1351 में उसकी मृत्यु, और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक का दौर, और उसके पश्चात दिल्ली सल्तनत का अंत। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।